वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पल्लव राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे पूर्व मध्यकाल के इतिहास में। हालांकि यह जो पल्लव राजवंश है कुछ किताबों में इसे प्राचीन भारत में लिखा बताया गया है और कुछ मध्यकाल के प्रारंभिक इतिहास का यह पार्ट माना गया है। तो चलिए हम लोग इस पल्लव राजवंश में हम लोग इसके शासकों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग दंती बर्मन तक पढ़ चुके थे या लगभग। चूंकि दंती बर्मन जो था यह भीम वंश का शासक था, जो कि एक शाखा थी इस पल्लव राजवंश की। श्री विष्णु का भाई था भीम बर्मन, तो उसी के द्वारा यह भीम वंश स्थापित किया गया था। तो उसी के शाखा का यह एक शासक था जिसको पल्लव वंश का शासक बनाया गया था। वह किसका पुत्र था? तो नंदी बर्मन द्वितीय का पुत्र था। नंदी बर्मन द्वितीय को घटिकाओं ने मिलकर पल्लव वंश का शासक बनाया था। जब गृह युद्ध छिड़ गया था किसमें? तो पल्लव वंशों में। किसके बाद? तो परमेश्वर बर्मन द्वितीय के बाद। तो याद रखेंगे, तो यही दंती बर्मन जो था वह रेवा का पुत्र था, जो कि राष्ट्रकूट नरेश गोविंद जो कि दंती दुर्ग की पुत्री थी, याद रखेंगे। और उसी दंती दुर्ग के नाम पर इसका नाम दंती बर्मन पड़ा था, अर्थात अपने नाना के नाम पर। तो उसके बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था नंदी बर्मन तृतीय। नंदी बर्मन तृतीय, याद रखेंगे। नंदी बर्मन तृतीय जो कि दंती बर्मन का पुत्र था। तो नंदी बर्मन तृतीय 847 ईस्वी में पिता दंती बर्मन की मृत्यु के बाद पल्लव वंश का अगला शासक बना। तो नंदी बर्मन तृतीय अपने पिता दंती बर्मन की 847 ईस्वी में मृत्यु के बाद पल्लव वंश का अगला शासक बना। पल्लवों की खोई हुई शक्ति एवं प्रतिष्ठा को वापस लाया। तो पल्लवों की जो प्रतिष्ठा गुम हो चुकी थी, चली जा चुकी थी, तो उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा एवं शक्ति को यह नंदी बर्मन तृतीय फिर से एक बार जीवित कर दिया, वापस ला दिया। तो पल्लवों की खोई हुई शक्ति एवं प्रतिष्ठा को पुनः वापस लाया। इसका विवाह राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम की पुत्री संखा से। तो नंदी बर्मन तृतीय की शादी किससे हुई थी? तो राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम की पुत्री संखा से, याद रखेंगे। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम की पुत्री संखा से इस नंदी बर्मन तृतीय की शादी हुई थी। पांड्य नरेश श्रीमार बल्लभ को पराजित करने के लिए कई शक्तियों के एक संघ का निर्माण और संघ के साथ मिलकर श्रीमार बल्लभ पर आक्रमण। तो नंदी बर्मन तृतीय के समय पांड्य वंश का शासक कौन था? तो श्रीमार बल्लभ। तो उस श्रीमार बल्लभ को पराजित करने के लिए नंदी बर्मन तृतीय ने कई शक्तियों के साथ मिलकर, कई राज्यों के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किया और संघ के साथ मिलकर श्रीमार बल्लभ पर आक्रमण किया और श्रीमार बल्लभ की बुरी तरह से पराजय हो गई और वैगई नदी के तट पर इस नंदी बर्मन तृतीय ने कब्जा कर लिया। यह युद्ध टाइलार के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस युद्ध को वैगई नदी के तट पर टाइलार में लड़ा गया था। इसीलिए यह युद्ध टाइलार के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कि पांड्य नरेश श्रीमार बल्लभ को पराजित करने के लिए कई शक्तियों के एक संघ का निर्माण और संघ के साथ मिलकर श्रीमार बल्लभ पर आक्रमण एवं श्रीमार बल्लभ की बुरी तरह से पराजय एवं वैगई नदी के तट पर कब्जा, यह युद्ध टाइलार के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो पांड्य नरेश श्रीमार बल्लभ को पराजित करने के लिए नंदी बर्मन तृतीय ने कई शक्तियों के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किया और उसी संघ के साथ मिलकर
इसने नंदी बर्मन तृतीय पर आक्रमण किया और इस युद्ध में नंदी बर्मन तृतीय की बुरी तरह से पराजय हो जाती है और वैगई नदी के तट पर यह युद्ध होता है और वैगई नदी के तट पर नंदी बर्मन तृतीय का कब्जा हो जाता है और जिस मैदान पर यह युद्ध हो रहा था उसे तैलार कहा गया, इसलिए इस युद्ध को तैलार का युद्ध कहा जाता है। पांड्यों को पराजित करने के बाद तेलारे दंदी की उपाधि, तो इस नंदी बर्मन तृतीय ने पांड्यों को पराजित करने के बाद तेलारिंदिद की उपाधि धारण की। याद रखेंगे, तेलारिंदिद। तो पांड्यों को पराजित करने के बाद अर्थात श्रीमार बल्लभ को पराजित करने के बाद इस नंदी बर्मन तृतीय ने तेलारिंदिद की उपाधि धारण की अर्थात तेलार का विजेता। याद रखेंगे, तेलार का विजेता। श्याम बाद में पांड्य नरेश श्रीमार बल्लभ के द्वारा नंदी बर्मन तृतीय, यहां पे नंदी बर्मन तृतीय है और उसके सहायकों की कुंभकोणम के समीप पराजय। तो याद रखेंगे, बाद में इस श्री मार बल्लभ बदला लेता है और नंदी बर्मन तृतीय और उसके सहायकों को कुंभकोणम के समीप पराजित करता है। याद रखेंगे, तो जैसे ही यह नंदी बर्मन तृतीय तेलार के युद्ध में विजय होता है तो उसके तुरंत बाद यह श्रीमार बल्लभ एक बार फिर से आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद नंदी बर्मन तृतीय को और साथ ही साथ उसके सहायकों को कहां पे पराजित करता है, तो कुंभकोणम के समीप पराजित करता है। जो सहायक इसके साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किए थे उन सबों को पराजित करता है श्रीमार बल्लभ। कहां पे, तो कुंभकोणम के समीप। तो बाद में पांड्य नरेश श्रीमार बल्लभ के द्वारा नंदी बर्मन तृतीय और उसके सहायकों की कुंभकोणम के समीप पराजय। श्याम में तकुआ पा स्थान से प्राप्त तमिल अभिलेख के अनुसार अवनी नारायण नामक एक जलाशय एवं विष्णु मंदिर का निर्माण और साथ ही इस अभिलेख से नंदी बर्मन तृतीय की 9 शक्ति एवं विदेशों के साथ संबंध की जानकारी। याद रखेंगे, तो श्याम में एक जगह है श्याम, तो वहां से तकुआ पा स्थान से प्राप्त एक तमिल अभिलेख के अनुसार अवनी नारायण नामक एक जलाशय एवं एक विष्णु मंदिर का निर्माण। तो श्याम नामक एक जगह है, वहां पे तकुआ पा नामक स्थान से एक तमिल अभिलेख की प्राप्ति हुई और इस अभिलेख में इस नंदी बर्मन तृतीय के द्वारा अवनी नारायण नामक एक जलाशय और एक विष्णु मंदिर के निर्माण की बात कही गई है। किसके द्वारा, तो नंदी बर्मन तृतीय के द्वारा। और साथ ही इस अभिलेख से नंदी बर्मन तृतीय की 9 शक्ति एवं विदेशों के साथ संबंध की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो तकुआ पा स्थान से प्राप्त तमिल अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है कि इस नंदी बर्मन तृतीय ने अवनी नारायण नामक एक जलाशय या एक झील या फिर सरोवर का निर्माण किया था, साथ ही विष्णु मंदिर का भी निर्माण किया था। और इस अभिलेख से क्या पता चलता है कि नंदी बर्मन तृतीय 9 शक्ति और विदेशों के साथ काफी इसकी क्या थी, तो परिचय थी। तो इसकी 9 शक्ति अर्थात इसके पास नौसेना भी था और साथ ही साथ इसी नौसेना के द्वारा यह विदेशों से भी संबंध स्थापित किए था। तो साथ ही अभिलेख में नंदी बर्मन तृतीय की 9 शक्ति एवं विदेशों के साथ संबंध की भी जानकारी होती है। याद रखेंगे,
इसे कौन कौन सी उपाधि मिली? तो वरतुंगन एवं उग्रकोपन, और एक और उपाधि मिली थी जिसका नाम था अवनी नारायण, और इसी नाम से उसने एक जलाशय का भी निर्माण किया था, अवनी नारायण, अवनी नारायण, याद रखेंगे। तो 3 उपाधियां जो थी वह इस नंदी बर्मन तृतीय को मिली थी, एक वरतुंगन, दूसरा उग्रकोपन और तीसरा अवनी नारायण, याद रखेंगे। तो 3 उपाधियां मिली थी इस नंदी बर्मन तृतीय को, वरतुंगन, उग्रकोपन और अवनी नारायण, और इसी अवनी नारायण के नाम पर इसने एक अवनी नारायण नामक जलाशय और विष्णु मंदिर का निर्माण किया। शैव धर्म का मतानुयायी, यह जो नंदी बर्मन तृतीय था वह शैव धर्म का अनुयायी था, अर्थात शिव का उपासक था, याद रखेंगे। इसका एक दरबारी कवि था, तमिल साहित्यकार पेरू देवनार, जिसके द्वारा भारत वेणवा तथा नंदी प्लकम्बम नामक तमिल काव्य की रचना। तो इसका एक दरबारी कवि था, और इसने अर्थात इस नंदी बर्मन तृतीय ने एक कवि को आश्रय दिया था, एक साहित्यकार को अपने में आश्रय दिया था, उसका नाम था पेरू देवनार, जिसने भारत वेणवा और नंदीप लंबकम नामक तमिल साहित्य की रचना की थी। नंदीप लंबकम में नंदी वर्णम तृतीय के विजित युद्ध की जानकारी मिलती है, एवं इस साहित्य में नंदी बर्मन तृतीय को चारों समुद्रों का स्वामी की संज्ञा दी गई है, अर्थात इसका एक दरबारी कवि था। नंदी बर्मन तृतीय ने एक दरबारी कवि या फिर साहित्यकार को अपने यहां आश्रय दिया था, जिसका जो तमिल भाषा का साहित्यकार था, अर्थात तमिल साहित्यकार पेरू देवनार, उसका नाम था पेरू देवनार, जो एक तमिल साहित्यकार था, और उसने भारत वेणवा तथा नंदीप कलम्बकम नामक तमिल काव्य की रचना की थी। नंदीप कलम्बकम में नंदी बर्मन तृतीय के जीते हुए युद्ध की जानकारी मिलती है, और इस साहित्य में नंदी बर्मन तृतीय को चारों समुद्रों का स्वामी कहा गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह पूछा गया है कि किस पल्लव शासक को चारों वंशों का स्वामी कहा गया, चारों समुद्रों का स्वामी, तो वह नंदी बर्मन तृतीय को। वायलूर पाल्यम अभिलेख में विष्णु का अवतार की उपाधि, तो नंदी बर्मन तृतीय को वायलूर पाल्यम अभिलेख में विष्णु का अवतार कहा गया है। तो याद रखेंगे, वायलूर पाल्यम अभिलेख में नंदी बर्मन तृतीय को विष्णु का अवतार की संज्ञा दी गई है, अर्थात वेलूर पाल्यम अभिलेख में नंदी बर्मन तृतीय को विष्णु का अवतार कहा गया है। चोल, चेर एवं पांड्य पर पुनः विजय एक बार फिर पल्लव साम्राज्य को नई शक्ति प्रदान की। तो इस नंदी बर्मन तृतीय ने चोल, चेर और पांड्य पर एक बार फिर से विजय प्राप्त किया और एक बार फिर पल्लव साम्राज्य को नई शक्ति प्रदान किया, याद रखेंगे। पल्लवों का अंतिम पराक्रमी शासक, तो हमने बताया था कि दंती बर्मन यह अंतिम महान शासक था, लेकिन यह जो नंदी बर्मन तृतीय था यह अंतिम पराक्रमी शासक था। तो पल्लवों का अंतिम पराक्रमी शासक कौन था? तो नंदी बर्मन तृतीय। इसके समय मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम नगर अत्यंत प्रसिद्ध। तो नंदी बर्मन तृतीय के समय मामल्लपुरम शहर जो था, जिसे वर्तमान में महाबलीपुरम कहते हैं, तो वह काफी फेमस हो गया, काफी प्रसिद्ध हो गया, याद रखेंगे। तो इसके समय मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम, जिसकी स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था, तो मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर अत्यंत प्रसिद्ध हो गया।
तो यह तो था नंदी बर्मन तृतीय। इसके बाद इसका पुत्र नृपतंग बर्मन, तो इसके बाद इसका पुत्र नृपतंग बर्मन अगला शासक बनता है, याद रखेंगे। इसका भाई था नृपतंग बर्मन, इसका सौतेला भाई था, याद रखेंगे। नृपतंग पुत्र था। तो नृपतंग बर्मन नंदी बर्मन का पुत्र था, जो 872 ईस्वी में पल्लव वंश का अगला शासक बना। 872 ईस्वी में जैसे ही इस नंदी बर्मन तृतीय की मृत्यु हुई, तो उसका पुत्र नृपतंग बर्मन अगला पल्लव शासक बना। शांति का काल पर इसके शासन के अंतिम समय में सौतेले भाई अपराजित बर्मन का विद्रोह, जिसमें अपराजित बर्मन की सहायता चोलों एवं पश्चिम गंगों के द्वारा, और इस युद्ध में नृपतंग बर्मन की पराजय। यह युद्ध श्रीपुरम्बियम के मैदान में, इसीलिए इसे श्रीपुरम्बियम का युद्ध भी कहा जाता है। तो नृपतंग बर्मन का शासनकाल शांति का काल रहा, और इसके समय में, इसके अंतिम समय में इसका एक सौतेला भाई था, जिसका नाम था अपराजित बर्मन। तो इसके शासन के अंतिम समय में इसके सौतेले भाई अपराजित बर्मन ने विद्रोह किया, जिसमें अपराजित बर्मन की सहायता चोल एवं पश्चिमी गंगों ने की, और इस युद्ध में नृपतंग बर्मन की पराजय हो जाती है, और यह युद्ध श्रीपुरम्बियम के मैदान में लड़ा गया, इसीलिए इसे श्रीपुरम्बियम का युद्ध कहा गया, याद रखेंगे। शांति का काल पर इसके शासन के अंतिम समय में सौतेले भाई अपराजित बर्मन का विद्रोह, जिसमें अपराजित बर्मन की सहायता चोलों एवं पश्चिमी गंगों के द्वारा, और इस युद्ध में नृपतंग बर्मन की पराजय। यह युद्ध श्रीपुरम्बियम के मैदान में लड़ा गया था। पांड्य नरेश वर्गुन द्वितीय पर विजय, श्रीपुरम्बियम में कुंभकोणम के समीप। तो पांड्य नरेश वर्गुन द्वितीय को इसने पराजित किया। कहां पे? तो श्रीपुरम्बियम में, वो भी कुंभकोणम के समीप। तो नृपतंग बर्मन ने पांड्य नरेश वर्गुन द्वितीय को पराजित किया श्रीपुरम्बियम में कुंभकोणम के समीप। पल्लव साम्राज्य की सीमा का कोई विस्तार नहीं, केवल विजित प्रदेशों की सुरक्षा। तो नृपतंग बर्मन ने पल्लव साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, पल्लव साम्राज्य के विस्तार की इसने कोई ध्यान नहीं दिया, केवल जो जीता हुआ क्षेत्र था उसी को इसने सुरक्षित किया। तो पल्लव साम्राज्य की सीमा का कोई विस्तार नहीं, केवल विजित प्रदेशों की इसने सुरक्षा की। चोलों के शिक्षा एवं शासन प्रबंध में नृपतंग बर्मन के द्वारा भूमिका का निर्माण। अभिलेखों से इस बात की जानकारी। तो अभिलेखों से क्या पता चलता है कि नृपतंग बर्मन ने चोलों के शिक्षा एवं शासन प्रबंध की भूमिका की तैयारी की थी, याद रखेंगे। अभिलेखों से पता चलता है कि नृपतंग बर्मन ने चोलों के शिक्षा एवं शासन प्रबंध के लिए भूमिका का निर्माण किया था। तो यह तो था नृपतंग बर्मन। इसके बाद इसका अंतिम शासक अपराजित बर्मन। हालांकि इसके बाद भी कुछ शासक हुए, जैसे कि नंदी बर्मन चतुर्थ, कंप बर्मन, उसके बाद नंदी बर्मन तृतीय। तो यह सभी शासक तो आए, लेकिन ये सभी शासक जो थे वो कोई काम के नहीं थे। और इस प्रकार अंतिम शासक माना जाता है किसे? तो अपराजित बर्मन को, याद रखेंगे। नृपतंग बर्मन का पुत्र एवं 882 ईस्वी में पल्लव राजवंश का अगला शासक अयोग्य एवं कमजोर शासक। तो नृपतंग बर्मन का यह क्या था? तो सौतेला भाई था। यहां पे याद रखेंगे, यह सौतेला भाई था। तो नृपतंग बर्मन का यह भाई था, सौतेला भाई।
नृपतंग बर्मन का भाई एवं सौतेला भाई एवं 882 ईस्वी में पल्लव राजवंश का अगला शासक, अयोग्य एवं कमजोर शासक, क्योंकि हमने बताया था कि इसी ने, अपराजित बर्मन ने ही नृपतंग बर्मन को क्या किया, इसके विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें इसकी सहायता चोलों एवं पश्चिम गंगों ने की। और उसके बाद नृपतंग बर्मन को उसके पद से पदस्थापित करके स्वयं पल्लव वंश का शासक बन बैठा। याद रखेंगे। तो नृपतंग बर्मन का सौतेला भाई एवं 882 ईस्वी में पल्लव राजवंश का अगला शासक, अयोग्य एवं कमजोर शासक, यह अयोग्य और कमजोर शासक था। पल्लव वंश का अंतिम शासक ये परमेश्वर बर्मन तृतीय, याद रखेंगे, परमेश्वर बर्मन तृतीय यहां पे लिख लेंगे। तो पल्लव वंश का यह अंतिम शासक था परमेश्वर बर्मन तृतीय, नंदी बर्मन चतुर्थ, कंप बर्मन आदि शासक अपराजित बर्मन के बाद हुए, पर इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं, क्योंकि वे पल्लवों की शक्ति को बचाने में असफल थे। इसी कारण से अपराजित बर्मन को पल्लव वंश का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक, उसके बाद परमेश्वर तृतीय हुए, नंदी बर्मन चतुर्थ हुए, कंप बर्मन हुए, ये सभी शासक अपराजित बर्मन के बाद हुए, लेकिन पल्लवों की शक्ति को बचाने में ये सभी असमर्थ थे, इसीलिए इतिहास में इनका नाम दर्ज नहीं है। विरुक्तनी में वीरटानेश्वर मंदिर का निर्माण अपराजित शैली में, क्योंकि यह अपराजित शैली का जन्मदाता, तो इस अपराजित बर्मन ने अपराजित शैली का निर्माण किया था, इसे अपराजित शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इसी अपराजित शैली में इस अपराजित बर्मन ने विरुक्तनी में वीरटानेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। वीरटानेश्वर मंदिर किस शैली में? तो अपराजित शैली में। यह मंदिर विरुक्तनी में बनाया गया था। विरुक्तनी 862 से 863 ईस्वी में पांड्य नरेश वर्गुन बर्मन पर श्री पुरम्बिया में विजय। तो 862 से 863 ईस्वी में इस अपराजित बर्मन ने पांड्य नरेश वर्गुन बर्मन को श्री पुरम्बिया में पराजित किया था। याद रखेंगे। तो 862 से 863 ईस्वी में पांड्य नरेश वर्गुन बर्मन को इस अपराजित बर्मन ने श्री पुरम्बिया में पराजित किया था। 897 ईस्वी में चोल नरेश आदित्य प्रथम से पराजय एवं हत्या एवं टोंड मंडलम पर आदित्य प्रथम का अधिकार तथा कांची पर कब्जा। इस प्रकार दक्षिण भारत में नवीन शक्ति के रूप में चोलों का उदय एवं पल्लव वंश का अस्तित्व समाप्त। तो 897 ईस्वी में चोल नरेश आदित्य प्रथम ने इस अपराजित बर्मन पर आक्रमण किया एवं इसे पराजित करके इसकी हत्या कर दी, और इसके बाद इस राजवंश की समाप्ति हो जाती है। और आदित्य प्रथम टोंड मंडलम पर अधिकार करता है और कांचीपुरम पर, जो कि इस पल्लव वंश की राजधानी एवं शिक्षा का केंद्र था, व्यापार का केंद्र था, उस पर कब्जा कर लेता है। और नवीन शक्ति के रूप में चोलों का उदय होता है और पल्लव वंश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो 897 ईस्वी में चोल नरेश आदित्य प्रथम से पराजय एवं हत्या, टोंड मंडलम पर आदित्य प्रथम का अधिकार तथा कांची पर कब्जा। इस प्रकार दक्षिण भारत में नवीन शक्ति के रूप में चोलों का उदय एवं पल्लवों का अस्तित्व समाप्त। तो इस प्रकार 897 ईस्वी में इसका पल्लव वंश का सामंत था, जिसका नाम था आदित्य प्रथम। तो यह सामंत, जो कि पल्लव वंश का सामंत था, उसने अपराजित बर्मन को पराजित किया 897 ईस्वी में और उसकी हत्या की, और इसके बाद टोंड मंडलम पर अधिकार करके
कांचीपुरम पर कब्जा किया और संपूर्ण दक्षिण भारत में एक नई शक्ति के रूप में चोलों का उदय हुआ और उसके बाद पल्लवों का अस्तित्व समाप्त हो गया, पल्लव वंश समाप्त हो गया। तो इस प्रकार हो गया पल्लव वंश की समाप्ति। इसके बाद एक छोटा सा फैक्ट है कि बोधि धर्म पल्लव राजवंश का था जिसने ध्यान योग चीन तक फैलाया। तो इसी पल्लव राजवंश में एक बोधि धर्म नामक ध्यान गुरु था जिसने जो ताइक्वांडो, जो आज चीन की सबसे प्रसिद्ध कुश्ती है ताइक्वांडो, तो उसी ताइक्वांडो का विकास इसी बोधि धर्म ने किया था और चीन तक फैलाया था। तो बोधि धर्म पल्लव राजवंश का था जिसने ध्यान योग, कौन सा योग, तो ध्यान योग चीन तक फैलाया था। यह फैक्ट आया हुआ है कि बोधि धर्म किस राजवंश से था, तो पल्लव राजवंश से, और यह ध्यान योग फैलाया था अर्थात ताइक्वांडो, जो कि चीन में यह एक कुश्ती के समान कराटा जिसे कहते हैं, तो उसे यह चीन तक फैलाया था। तो इस प्रकार यह समाप्त होता है पल्लव राजवंश। इसके कुछ देर बाद हम लोग पल्लवों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और उसके बाद अन्य कुछ फैक्ट को देखेंगे। और 575 ईस्वी से पहले जो इनका श्रेणी क्रम में शासन नहीं था, जैसे कि स्कंद वर्मन और उस गोप वर्मन, तो उन सब के बारे में कुछ फैक्ट है, उसे देखेंगे और यह पल्लव राजवंश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग कुछ समय के बाद। वेलकम बैक अगेन। चलिए एक बार फिर से हम लोग इस पल्लव राजवंश को कंटिन्यू करते हैं और पूरे शासकों को हमने देख लिया और इसके बाद इस पल्लव वंश के प्रारंभिक इतिहास को, जो कि 275 ईस्वी से 575 ईस्वी के बीच का जो रहता है, जिसके बारे में इतिहास में उतना ज्ञात नहीं है, तो जिसका क्रम शासकों का जो है वो भी पूरी तरह से पता नहीं, तो चलिए उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पल्लवों का प्रारंभिक इतिहास क्रमबद्ध रूप से नहीं, पल्लवों का जो प्रारंभिक इतिहास था वह क्रमबद्ध रूप से नहीं था। सुविधा के लिए भाषा के आधार पर पल्लवों के प्रारंभिक इतिहास का विभाजन प्राकृत ताम्रपत्रों एवं संस्कृत ताम्रपत्रों में, तो सुविधा के लिए भाषा के आधार पर पल्लवों के इतिहास का विभाजन दो भागों में किया गया, एक प्राकृत ताम्रपत्रों के रूप में और दूसरा संस्कृत ताम्रपत्रों के रूप में। अर्थात प्राकृत और संस्कृत, पहले प्राकृत ताम्रपत्रों से जानकारी मिली, बाद में फिर संस्कृत का इस्तेमाल किया जाने लगा और वे ताम्रपत्र अब संस्कृत के हो गए। तो सुविधा के लिए भाषा के आधार पर पल्लवों के प्रारंभिक इतिहास का विभाजन प्राकृत ताम्रपत्रों एवं संस्कृत ताम्रपत्रों में। सर्वप्रथम प्रारंभिक पल्लव इतिहास के शासक का नाम सिंह वर्मा, जिसका गुंटूर अभिलेख 3री शताब्दी का। तो सबसे पहला जो प्रारंभिक पल्लव इतिहास का शासक था उसका नाम था सिंह वर्मा, जिसने उसी का एक अभिलेख था गुंटूर अभिलेख, जो 3री शताब्दी का था, याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम प्रारंभिक पल्लव इतिहास के शासक का नाम सिंह वर्मा, जिसका गुंटूर अभिलेख 3री शताब्दी का। शिव स्कंद वर्मन, इसके बाद शिव स्कंद वर्मन के बारे में पता है, जिसके अभिलेख माई डिबोलू तथा हरिहर गिल से 4थी शताब्दी में प्राप्त और प्रारंभिक पल्लवों में सबसे अधिक प्रसिद्ध। तो शिव स्कंद वर्मन, जिसका अभिलेख माइडवोलू और हरिहर गली, तो हरिहर गली जो कि 4थी शताब्दी में प्राप्त हुआ था, प्रारंभिक पल्लवों के लिए प्रारंभिक पल्लवों के इतिहास के जानने के लिए सबसे प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। कौन? तो माइडवोलू और हरिहर गुल्ली।
ये शिव स्कंद वर्मन का था। शिव स्कंद वर्मन के समय पल्लवों का अधिकार कृष्णा नदी से दक्षिणी पेन्नार और बेल्लारी तक। तो शिव स्कंद वर्मन के समय पल्लवों का अधिकार कृष्णा नदी से दक्षिण पेन्नार नदी और फिर बेल्लारी तक था, याद रखेंगे। शिव स्कंद वर्मन के द्वारा कांचीपुरम को पल्लवों की राजधानी का निर्माण, तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसके द्वारा कांची को पल्लवों की राजधानी बनाई गई, तो शिव स्कंद वर्मन के द्वारा। शिव स्कंद वर्मन के द्वारा कांची को पल्लवों की राजधानी बनाई गई। शिव स्कंद वर्मन के द्वारा अग्नि अष्टोम, वाजपेय और अश्वमेध आदि को संपन्न। तो शिव स्कंद वर्मन ने अग्नि अष्टोम, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराया। याद रखेंगे 3 यज्ञ किया उसने। कौन कौन? अग्नि अष्टोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। किसने? तो शिव स्कंद वर्मन ने। शिव स्कंद वर्मन के बाद स्कंद वर्मन का राज्य, जिसके गुंटूर से प्राप्त ताम्रपत्र ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित, और इस ताम्रपत्र में स्कंद वर्मन के पुत्र बुद्ध वर्मन और बुद्ध वर्मन के पुत्र बुद्ध यंकुर का उल्लेख। तो शिव स्कंद वर्मन के बाद अगला शासक बना स्कंद वर्मन, जिसके बारे में गुंटूर से प्राप्त ताम्रपत्र उसे ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। और इस ताम्रपत्र में स्कंद वर्मन के पुत्र बुद्ध वर्मन और बुद्ध वर्मन के पुत्र बुद्ध यंकुर का उल्लेख है। तो शिव स्कंद वर्मन के बाद स्कंद वर्मन का राज्य आता है, जिसके गुंटूर से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख को ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। और इस ताम्रपत्र में स्कंद वर्मन के पुत्र बुद्ध वर्मन और बुद्ध वर्मन के पुत्र बुद्ध यंकुर का उल्लेख है। बुद्ध यंकुर के बाद का इतिहास, बुद्ध यंकुर के बाद का इतिहास अनुपलब्ध है, पर समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित कांची के नरेश का नाम विष्णु गोप, इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो बुद्ध यंकुर के बाद का इतिहास अनुपलब्ध है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन समुद्रगुप्त ने कांची के नरेश विष्णु गोप को हराया था, इसकी जानकारी पता चलती है हरिसेन के द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से। तो बुद्ध यंकुर के बाद का इतिहास अनुपलब्ध, पर समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित, या जो विष्णु गोप था उसे पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। कांची के नरेश का नाम विष्णु गोप, यह जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। विष्णु गोप से लेकर सिंह वर्मा के बीच 8 शासकों का शासन, लगभग 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध। तो लगभग 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में विष्णु गोप से लेकर सिंह वर्मा के बीच 8 शासकों का शासनकाल रहा, याद रखेंगे। विष्णु गोप के बाद का इतिहास अंधेरे में, क्योंकि समुद्रगुप्त के द्वारा विष्णु गोप की पराजय होने के बाद पल्लव राज विघटन के कगार पर, और विभिन्न शासकों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रदेशों में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर स्वतंत्र शाखाओं की स्थापना, जिनमें कुमार विष्णु प्रथम, बुद्ध वर्मा, विष्णु द्वितीय, सिंह वर्मा, स्कंद वर्मा तृतीय, नंदी वर्मा प्रथम, शांति वर्मा चंडदंड आदि प्रमुख। चंडदंड की हत्या कदम्ब शासक रवि वर्मा के द्वारा। तो विष्णु गोप के बाद का जो इतिहास है वह पल्लवों का अंधकारमय है, इसके बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि समुद्रगुप्त के द्वारा जब विष्णु गोप की पराजय हुई तो पल्लव राज्य विघटन के कगार पर हो गया, और विभिन्न शासकों ने विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में अपनी स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी और कई शाखाओं की स्थापना की, जिनमें कई शासक हुए, जैसे कुमार विष्णु प्रथम, बुद्ध वर्मा, विष्णु द्वितीय, सिंह वर्मा, स्कंद वर्मा तृतीय,
नंदी वर्मा प्रथम, शांति वर्मा चंडदंड, ये सभी प्रमुख थे। और चंडदंड का हत्या कदम्ब शासक रवि वर्मा के द्वारा हुई। सिंह वर्मा प्रथम के काल में प्रसिद्ध जैन ग्रंथ लोक विभाग की रचना इंपॉर्टेंट है। तो सिंह वर्मा प्रथम के काल में प्रसिद्ध जैन ग्रंथ लोक विभाग की स्थापना हुई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जैन ग्रंथ लोक विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो सिंह वर्मा प्रथम के शासनकाल में इंपॉर्टेंट है। सिंह वर्मा प्रथम का शासनकाल 436 ईस्वी से 458 ईस्वी तक था। अभिलेखों में सिंह वर्मन और स्कंद वर्मन तृतीय के बीच उसके सामंत का नाम गंगो के अभिलेख में। तो सिंह वर्मा प्रथम का शासनकाल 436 ईस्वी से 458 ईस्वी तक था। अभिलेखों में सिंह वर्मन और स्कंद वर्मन के बीच, स्कंद वर्मन तृतीय के बीच सामंत का नाम गंगो के अभिलेख में आता है। याद रखेंगे। पल्लव साम्राज्य के उत्तरी भाग में नेलोर गंटूर क्षेत्र में एक सामंत द्वारा पल्लव राज्य की स्थापना कब? 375 से 575 ईस्वी के बीच। तो 375 से 575 ईस्वी के बीच पल्लव साम्राज्य के उत्तरी भाग में नेल्लोर गुंटूर क्षेत्र में एक सामंत के द्वारा पल्लव राज्य की स्थापना हुई 375 से 575 ईस्वी में। सिंह वर्मन द्वितीय के बाद पल्लवों का राज्य सुनिश्चित और सिंह विष्णु के द्वारा तमिल प्रदेश में राजनीतिक अव्यवस्था का अंत करके पल्लव वंश की स्थापना। तो सिंह वर्मन द्वितीय के बाद पल्लवों का राज्य सुनिश्चित हो गया और तमिल प्रदेश में राजनीतिक अव्यवस्था का अंत करके सिंह विष्णु ने किसकी स्थापना की? तो पल्लव राजवंश की स्थापना की। याद रखेंगे। तो यह तो था पल्लव राजवंश का प्रारंभिक इतिहास, और इसके पहले हमने पल्लवों का मुख्य जो इतिहास है उसे समाप्त किया। तो यह पल्लव वंश के शासन का जो इतिहास था वह समाप्त हुआ। अब हम लोग पल्लवों की कला की चर्चा करेंगे, पल्लवों के साहित्य, धर्म, समाज, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पल्लवों की कला, वास्तुकला एवं मूर्ति कला दक्षिण भारतीय कला का सितारा, दक्षिण भारतीय कलाओं में सबसे उन्नत। तो पल्लवों की कला को वास्तुकला एवं मूर्ति कला के क्षेत्र में दक्षिण भारतीय कला का सितारा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण भारतीय कलाओं में सबसे उन्नत कला था किसका? तो पल्लव काल का। पर्सी ब्राउन के अनुसार पल्लव स्थापत्य कला के द्रविड़ियन शैली के जन्मदाता। तो पर्सी ब्राउन ने क्या कहा कि ये जो पल्लव थे वे स्थापत्य कला के द्रविड़ियन शैली के जन्मदाता थे, अर्थात द्रविड़ियन शैली का जन्मदाता यही पल्लव वंश के शासक थे। याद रखेंगे, जो एक कला का मुख्य आधार स्तंभ है। कला मुख्यतः धार्मिक संरचनाओं पर आधारित, मुख्यतः शिव एवं विष्णु को समर्पित। तो पल्लव जो कला थी वह धार्मिक संरचनाओं पर आधारित थी। याद रखेंगे। और इनकी जो मूर्तियां होती थी वह शिव एवं विष्णु की बनाई जाती थी, उन्हीं को समर्पित थी। 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच अलवार और नैनार का प्रभाव पल्लव शासकों पर, जिनके द्वारा इन देवताओं अर्थात शिव एवं विष्णु के कई मंदिरों का निर्माण। तो 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच इन पल्लवों पर अलवार और नैनार का ज्यादा प्रभाव पड़ा। किसका? तो अलवार और नैनार का जो सूफी संत समुदाय था। तो इनके द्वारा पल्लव शासकों के द्वारा इन्हीं कारण पल्लव शासकों के द्वारा शिव एवं विष्णु के कई मंदिरों का निर्माण किया गया। किसके प्रभाव? तो अलवार और नैनार। पल्लवों के द्वारा पाषाण खंड मंदिर एवं पत्थर आकृति मंदिर के कला का विकास, जिसमें 625 ईस्वी से 675 ईस्वी के बीच पत्थर को काटकर तथा 675 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच
पत्थरों की आकृति के द्वारा मंदिर का निर्माण। तो पल्लवों के द्वारा पाषाण खंड मंदिर अर्थात पत्थरों को काट कर मंदिर बनाने की कला एवं पत्थर आकृति मंदिर अर्थात पत्थरों की ही एक मंदिर को आकृति दे देना, इस कला का विकास हुआ, जिसमें 625 से 675 ईस्वी के बीच पत्थरों को काट कर बनाने की कला, पत्थरों को काट कर मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ और 675 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच पत्थरों की आकृति का मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ। पल्लव कला का विकास दक्षिण पूर्व एशिया में भी, उदाहरण स्वरूप विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर पल्लव पाषाण कला पर आधारित। तो पल्लव कला का विकास दक्षिण पूर्व एशिया में भी हुआ था और इसका जीता जागता उदाहरण है कंबोडिया का अंगकोर वाट का मंदिर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। यह पल्लव पाषाण कला पर आधारित एक मंदिर है, कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर। पल्लवों के द्वारा 4 प्रकार के स्थापत्य कला का विकास। महेंद्र शैली, जिसके तहत गुफा मंदिर का निर्माण, तो हमने बताया था कि पल्लवों के द्वारा 4 प्रकार के कला का विकास हुआ था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने महेंद्र शैली का विकास किया, जिसके तहत गुहा मंदिर या गुफा मंदिर का निर्माण किया जाता था। मम्मल शैली, इसकी शुरुआत नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। इसके तहत बुद्ध के गुफा मंदिर का प्रभाव, इस शैली का जन्मदाता नरसिंह वर्मन प्रथम, और इस शैली के तहत महाबलीपुरम रथ या सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण। तो महाबलीपुरम का सप्त पैगोडा का मंदिर जो बना था वह इसी शैली के तहत बना था, मम्मल शैली, और इसका जन्मदाता था नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखेंगे। और इस पे बुद्ध के गुफा मंदिर का भी काफी प्रभाव पड़ा था। तो मम्मल शैली, इसके तहत सप्त पैगोडा मंदिर या कांचीपुरम का रथ मंदिर, जिसमें द्रौपदी, पांडव, इन सभी का रथ बनाया गया है। उस तीसरा जो शैली बना वह राज सिंह शैली था, जिसके तहत ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से आकृति मंदिर का निर्माण, उदाहरण के लिए कांचीपुरम का कैलाश मंदिर था। तो तीसरा शैली राज सिंह शैली कहा जाता था। इसके तहत ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से आकृति मंदिर का निर्माण किया जाता था, जैसे कि उदाहरण के लिए कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। चौथा जो शैली था वह अपराजित शैली था, जिसका जन्मदाता अपराजित वर्मन ने था। तो अपराजित वर्मन इस शैली का जन्मदाता था, जिसके तहत अलंकृत शैली का विकास हुआ और राजा राम एवं रानी के चित्र का इस्तेमाल। तो इस शैली के तहत अलंकृत शैली का विकास हुआ, जिसमें राजा एवं रानी की आकृतियां बनाई जाती थी। महेंद्र वर्मन के द्वारा शुरू महेंद्र शैली बाद में स्थापत्य कला की द्रविड़ियन पाठशाला के नाम से प्रसिद्ध, जिसके तहत कड़े पत्थरों का निर्माण में उपयोग, जैसे ग्रेनाइट। तो महेंद्र वर्मन ने महेंद्र शैली का शुरुआत किया। महेंद्र शैली का जन्मदाता कहा जाता है, जो बाद में स्थापत्य कला की द्रविड़ियन पाठशाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अर्थात इसी महेंद्र शैली से द्रविड़ियन शैली का विकास हुआ और इसमें कड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि ग्रेनाइट। महेंद्र वर्मन के द्वारा महेंद्र शैली के तहत मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले इस पत्थर के उपयोग के कारण विचित्र चित्र की उपाधि। तो इस महेंद्र वर्मन ने इस पत्थर का सबसे पहले उपयोग किया था। किसका? तो ग्रेनाइट का। महेंद्र शैली में मंदिर बनाने के लिए इस कड़े पत्थर का उपयोग किया। इसी कारण इस महेंद्र वर्मन को विचित्र चित्त की उपाधि प्राप्त हुई थी। गुहा मंदिर की शुरुआत महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा, गुहा मंदिर या फिर गुफा मंदिर, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने। तो यह तो था पल्लव राजवंश का कला। इसके बाद हम लोग समाज, राजनीति, धर्म, इन सभी चीजों को देखेंगे।
तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद।